नमस्कार दोस्तों। अगर आप दिल की आवाज़ पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। शादी के फेरों से पहले दहेज की मांग करने वाले सरकारी दूल्हे का दुल्हन ने किया वो हाल कि सब देखते रह गए। रीता लाल जोड़े में सजी धजी आईने के सामने बैठी खुद को निहार रही थी। बहुत सुंदर लग रही थी, पर थोड़ी देर पहले ही तो पार्लर से आई थी। वैसे तो पार्लर वाली ने उसके श्रृंगार में कोई कमी नहीं रखी थी, पर फिर भी उसका चेहरा फीका लग रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। दुल्हन के चेहरे पर जो लालिमा होती है वो उसके चेहरे से गायब थी, जिससे ये साबित हो रहा था कि वो शादी से खुश नहीं है। वो बिना किसी भाव के दर्पण में अपना चेहरा देख रही थी। दिल का बहुत गहरा रिश्ता जुड़ गया था उसके साथ। उसके साथ आने वाली ज़िंदगी के ना जाने कितने ख्वाब बुने थे, पर अब हकीकत कुछ और ही थी, जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तभी कमरे के बाहर दो औरतों की आवाज़ आई, जो आपस में बातें कर रही थीं। पहली औरत बोली, अरे बहन, ये लड़की तो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई है। एक तो इतने बड़े डॉक्टर की बेटी है, और देखो इसका दूल्हा आईएएस अधिकारी है। बड़े ही भाग्य वाली है ये छोरी। दूसरी औरत बोली, 30 लाख रख रखे हैं डॉक्टर साहब ने, और सारा दहेज भी दे रहे हैं। इतने में तो एक आईपीएस भी दुम हिलाने लग जाए, और इतना दे रहे हैं, इससे तो लगता है कि लड़की में कोई कमी है। पहली औरत बोली, अरे पागल हो क्या बहन, लड़की इतनी अच्छी वकील है, और पूरे परिवार में रीता से सुंदर गुणी लड़की कोई नहीं। हाँ, तो तुम्हें पता नहीं है क्या, इसके पहले भी तो सगाई हुई थी, पर सगाई के 2 महीने बाद ही रिश्ता टूट गया। लड़की में ही कोई खोट होगी, तभी तो रिश्ता टूटा। बड़े भले लोग थे, वे जमींदार थे गांव के, और लड़का तो दिल्ली में रहता था, वहीं पढ़ता था। बहुत ही सुंदर और नेक लड़का था। वो क्या नाम था उसका, याद नहीं आ रहा। राहुल, राहुल नाम था लड़के का। सब पता है मुझे। रिश्ते उन्होंने नहीं बल्कि डॉक्टर साहब ने तोड़ा था। अरे क्या हुआ था कि जमींदार साहब के छोटे भाई ने धोखे से सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, और जमींदार साहब अर्श से फर्श पर आ गए। और बस फिर क्या था, डॉक्टर साहब को लगा इस परिवार में अब उनकी बेटी का भविष्य सुरक्षित नहीं है, और वैसे भी उन्हें तो लड़का सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए था। पूरे 1 साल किसे लड़के देख रहे थे, तब जाकर सरकारी अधिकारी मिला है। अरे बहन, हमें क्या, चलो हम तो खाना खाने चल दें। और क्या, वैसे भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है खाने का। वो दोनों तो चली जाती हैं, लेकिन रीता को उलझन में डाल जाती हैं। वो ही जानती थी कि कैसे उसने खुद को इस शादी के लिए तैयार किया था। 2 महीने में ही बहुत लगाव हो गया था राहुल से। लगाव क्या, अगर प्यार भी कहें तो गलत नहीं होगा। जब उसे पता चला था राहुल के चाचा ने धोखे के बारे में, तो उससे बहुत बुरा लगा था। तब वह राहुल से बात भी नहीं कर पाई। उससे पहले ही उसके पापा ने ये रिश्ता तोड़ने का फैसला किया, जिसे सुनकर तो रीता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने बहुत समझाया पापा को, बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन उसके पापा टस से मस नहीं हुए। उसे सख्त हिदायत भी दी कि वो राहुल से ना तो फ़ोन पर बात करे और ना ही किसी तरह का कोई संपर्क रखे। अगर उसने ऐसा किया तो उसे अपने पापा का मरा मुंह देखना पड़ेगा। बहुत मुश्किल था उसके लिए, जिसके साथ अपनी आने वाली ज़िंदगी के सपने देखे थे, उसे छोड़कर किसी और के साथ घर बसाना। पर दिल के रिश्ते पर खून का रिश्ता भारी पड़ ही गया। पर उसे ये दहेज वाली बात पता नहीं थी। इतनी बड़ी बात आप हमसे कैसे छिपा सकते हैं पापा, जबकि आप जानते हो कि हमें दहेज लेने और देने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं। वह तिलमिला उठती है और अपने पापा से बात करने उनके कमरे की तरफ जाती है। वह दरवाज़ा खोलने ही वाली होती है
कि उसके कानों में अंदर चल रही बात सुनाई पड़ती है। ये क्या कह रहे हैं आप? अब इस वक्त कैसे इंतज़ाम कर पाएंगे? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। रीता ने हल्के से दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसके पापा फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे और उसकी माँ सोफ़े पर बैठी हुई उनकी ओर देख रही थी। देखिए समधी जी, हमने तो पहले से ही 30 लाख रख रखे हैं और अब आप एकदम से कैसे, इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरी एक ही बेटी और आप लास्ट टाइम पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। हेलो हेलो, फ़ोन काट दिया। रीता की माँ रिंकी बोली, क्या हुआ जी? क्या कह रहे थे समधी जी? 30 लाख रुपए और 10 तोला सोना और सभी मेहमानों के लिए अच्छे उपहार होने के बावजूद उन्हें अब बड़ी गाड़ी भी चाहिए। अब क्या करेंगे हम? पहले ही रीता की शादी में इतना खर्च हो गया है। अरे, हम एक बेटी पर ही इतना खर्च कैसे कर पाएंगे? चिंकी भी तो है शादी करने को, राज की पढ़ाई भी है, कैसे मैनेज होगा सब? पापा, ये सब क्या है? आप दहेज के 30 लाख रुपए दे रहे हैं? इतनी बड़ी बात आप मुझसे छुपाई क्यों? रीता को वहाँ देखकर दोनों ही पति पत्नी चौंक गए और उसके पापा भड़कते हुए बोले, आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा रीता? ऐसे छुप कर बड़ों की बातें नहीं सुनते और ना ही उसमें सवाल करते हैं। इतनी बड़ी बात हो गई पापा और आप कहते हैं कि हम सवाल भी ना करें। आप जानते हैं ना, हमें दहेज शब्द से ही कितनी नफ़रत है। हमने कितनी ही लड़कियों को इंसाफ दिलवाया है, कितने ही दहेज की लालचियों को सज़ा दिलवाई है, और जब बात हमारी है तो हम चुप रहें? नहीं, हमसे नहीं होगा। आप इस घर की बड़ी बेटी हैं रीता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमसे ज़बान लड़ाएं। आज आपकी शादी है और आप उसी पर ध्यान दें, बाकी की बातें बड़ों पर छोड़ दें। लेकिन पापा, रीता, और कोई बात नहीं है, अपने कमरे में जाइए अभी, उन्होंने तेज़ आवाज़ में कहा। एक बात याद रखिएगा पापा, हम आपकी बेटी हैं, गलत सहना हमारे खून में ही नहीं है और हम उन लड़कियों में से नहीं हैं जो अपने पेरेंट्स को बर्बाद करके अपना घर बसा ले। हम वो हैं जिन्हें अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटी सी गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं है। अगर ऐसा वैसा कुछ भी हुआ ना पापा, तो हम मंडप से उठने में देर नहीं करेंगे। बहुत बदतमीज हो गई हैं आप। अभी के अभी का अपने कमरे में जाइए। रीता को इस वक्त वहाँ से जाना ही ठीक लगा। वो गुस्से में अपने कमरे में आ गई। ये सही नहीं हुआ रिंकी, रीता अब चुप नहीं बैठेगी, इसलिए हमने उन्हें कुछ पता नहीं चलने दिया था। अब क्या करेंगे हम? जब आपको पता था तो आपने ऐसी जगह उसका रिश्ता क्यों किया जहाँ इतना दहेज मांग रहे हैं? ज़रूरी थोड़ी ही था कि लड़का सरकारी नौकरी वाला ही हो। हम कोई और ही देख लेते। हमारी रीता बेस्ट ही नहीं, परफेक्ट है, और वो एक परफेक्ट जीवन साथी को डिज़र्व करती है। ऐसा वैसा कोई नहीं। हम बात करेंगे जमाई से और समधी जी से, वो ज़रूर समझेंगे। रीता अपने कमरे में आकर अपने बेड पर बैठ गई, फिर एकदम से खड़ी हुई और इधर उधर टहलने लगी। हम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते, हमें कुछ करना ही होगा। कोई कुछ भी ना करे, पर हम अपने लिए स्टैंड ज़रूर लेंगे। पर क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम रमन जी से बात करते हैं। हाँ, ये सही रहेगा, वो ज़रूर समझेंगे। और क्यों नहीं, वो खुद भी एक IAS ऑफिसर हैं। आई एम श्योर इन्हें इन सब के बारे में कुछ पता नहीं होगा। वो रमन को फ़ोन लगाती है, पर वो फ़ोन नहीं उठाता। वो बार बार ट्राई करती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। रमन से उसकी बस नाम मात्र ही बात होती है। जब वो रमन से पहली बार मिली थी, तब भी उन दोनों की कोई ख़ास बातचीत नहीं हुई थी। रीता के बारे में जानने में उसे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। बस उसने अपनी तारीफ़ों के ही पुल बांधे कि कैसे उसने अपनी मेहनत करके अपनी पहचान बनाई है।
लेकिन रीता क्या सोचती है और क्या नहीं, ये जानने की कोशिश ही नहीं की। और रीता के दिमाग में तो बस राहुल ही था। उसने भी जैसे उससे मिलकर बस औपचारिकता ही निभाई। तभी कुछ देर बाद रीता के फ़ोन की घंटी बजी। उसने देखा फ़ोन रमन का था। वो उठा पाती उससे पहले ही फ़ोन कट गया। उसने फिर फ़ोन लगाया। हेलो रीता, एक बार में फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो? क्या हुआ, कुछ काम है? सब ठीक है ना? जी, वो रमन जी, हमें आपसे बात करनी है। हाँ, तो शादी के बाद कर लेना। क्या ज़रूरी है कि बार बार कॉल किए जा रही हो? बस अभी बारात निकलने ही वाली है। रमन जी, हमारी बात बहुत ज़रूरी है। हमें अभी ही ये बात करनी है आपसे। प्लीज़, बहुत ज़रूरी बात है। ओके, तो मैं वहाँ पहुँचते ही तुमसे ही बात करूँगा सबसे पहले। ठीक है। रीता फ़ोन रख देती है। उसके मन में उम्मीद की किरण जगती है। रीता अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी, क्योंकि अब उसे रमन से ही उम्मीद थी। बारात आ चुकी है और पता नहीं कब वरमाला के लिए बुलावा आ जाए। रमन जी, कहाँ हैं आप? रीता फिर से रमन को कॉल करती है, लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है और रमन अंदर आता है। ऐसा भी क्या हो गया रीता कि तुम्हें शादी तक का भी वेट नहीं कर सकी? तुम्हें पता भी है कितनी मुश्किलों से यहाँ तक आ पाया हूँ। हम समझते हैं रमन जी, लेकिन हमारा आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो जो भी है जल्दी बोलो, वरना कोई आ जाएगा। टाइम नहीं है मेरे पास। रीता रमन से सब कुछ बता देती है। तो उस पर रमन उससे कहता है, तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? ये सब तो अपनी फैमिली और सोसाइटी में नॉर्मल है यार। तो ऐसे बात को इतनी बड़ी क्यों बना रही हो? और मैं पापा और दादाजी को जानता हूँ, वो नहीं मानेंगे। उनसे कहने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मतलब आपको सब पता है और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है दहेज से? रीता ने हैरानी से कहा। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी यार? ये सब तो बड़े का मैटर है और अपनी कास्ट में ये सब नॉर्मल है। और वैसे भी तुम्हारे पापा आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। रीता रमन की बात सुनकर हक्की बक्की होकर उसे देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रमन ऐसी सोच भी रख सकता है। रमन जी, आप ऐसी सोच रखते हैं? आई कांट बिलीव आपने अपने सोशल अकाउंट पर दहेज के खिलाफ इतनी सारी पोस्ट डाल रखी है। और आप? रमन बोले, प्लीज़ रीता, इतनी सी बात को इतना भी मत बढ़ाओ। तुम तो ऐसे दिखा रही हो जैसे मेरे घर वाले ज़बरदस्ती तुम्हारे घर वालों से मांग रहे हैं। तुम्हारे पापा खुद अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं। जब हमारी शादी की बात हो रही थी तभी यह सब फिक्स हो चुका था। तुम्हारे पापा की गलती है कि उन्होंने तुम्हें अंधेरे में रखा। और तुमने क्या मेरा सोशल अकाउंट देखकर मुझे शादी के लिए हाँ कही थी? वो उस पर गुस्सा होते हुए बोला। रीता के होश उड़ गए उसकी बात सुनकर, और उसका ऐसा रवैया होगा ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी बातों में से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और उससे बोली, रमन जी, आपके घर से फ़ोन आया है। पापा जी अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं ना? इसके अलावा भी उन्होंने गाड़ी की डिमांड की है, ये आपको पता है? मतलब तुम्हें गाड़ी से प्रॉब्लम है ना? तो मैं पापा को मना कर दूंगा गाड़ी के लिए। फिर ठीक है ना? आपका मतलब है आपको भी दहेज चाहिए था? और जो आपके परिवार वालों की नई डिमांड है ये सब पता है आपको, राइट? हाँ, बिल्कुल सही कहा। मुझे सब पता है, लेकिन तुम क्या चाहती हो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम यह शादी करना चाहती भी हो या नहीं? तुम अभी भी राहुल के बारे में ही सोच रही हो और इसलिए शादी से बचने के लिए ये बहाना ढूंढ रही हो, रमन ने शक भरे लहजे में कहा। रीता भी थोड़ा पलटना चाहती है। आप राहुल को लेकर पूरी ही तरह निश्चिंत हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं हमें, इसलिए पॉइंट पर रहिए। आप क्या सोचते हैं यह तो हमने जान ही लिया, और
अब हमारी बात सुनिए, क्योंकि शायद आप हमें अच्छे से नहीं जानते। जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। तुम एक जागरूक नागरिक हो, अपने खुद के दम पर एक एनजीओ भी चलाती हो, बेसहारा लोगों के लिए सामाजिक कामों में भी बहुत एक्टिव रहती हो। सोशल इवेंट्स में भी तुमने दहेज के खिलाफ बहुत कुछ बोला है और उससे रिलेटेड केस भी लड़े हैं। बट रीता, यहाँ पर बात अलग है। तुम्हारे पापा ने 30 लाख देने की पेशकश की थी। हम नहीं आए थे उनके पास, और ये रिश्ता भी तुम्हारी तरफ से आया था। हमारी ओर से कोई पहल नहीं हुई थी। बट तुम्हें ये सब कैसे पता होगा? बिकॉज़ तुम बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती इस शादी में। तुम्हारे पापा ने ही कहा था, इन सब के बारे में तुम्हारे सामने कोई बात नहीं होगी। जब आप हमें इतने अच्छे से जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि जब हमें पता चलेगा तो हमारा रिएक्शन क्या होगा। हम दूसरों की शादी में दहेज का लेना पसंद नहीं करते, तो ये तो हमारी खुद की शादी है। हम कैसे इतना गलत होने देंगे? रीता गुस्से में बोली। तो ये अपने घर वालों को क्यों नहीं कहा तुमने? मैं अपने बड़ों के बीच में नहीं बोलता। उन्होंने जो डिसीजन लिया मैंने वही मान लिया। हमारी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है रमन जी। आपके घर वालों ने अब आपकी कीमत लगा दी और आप कह रहे हैं कि आप उनके सामने नहीं बोलेंगे, आप चुप रहेंगे। लेकिन हम नहीं रहेंगे। और वैसे भी हम बचपन से ही समाज में खोखले नियम को तोड़ते आए हैं, तो आज एक और सही। मगर ये शादी दहेज के बिना नहीं हो सकती है। तो नहीं चाहिए हमें खरीदा हुआ सरकारी दूल्हा, क्योंकि दहेज के बस 2 ही मतलब होते हैं। या तो आपने दूल्हे को खरीद लिया है, या फिर दुल्हन का आगे का खर्चा भी लड़की के माँ बाप ने एडवांस में ही दे दिया है। और अगर लड़की के आगे का खर्च भी अगर आपके पेरेंट्स को ही देना है, तो लड़के का कोई हक नहीं बनता उसे अपनी पत्नी बनाकर साथ ले जाने का। अब आप हमें बताइए कि हमारी शादी में दहेज का क्या रोल है? ये आपकी कीमत है या हमारे आगे का खर्च? क्योंकि ये गिफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो अपनी सोशल इमेज बना रखी है वो आप ना हो, लेकिन हमने जो हमारी सोशल इमेज बनाई है वो वास्तविक है, फेक नहीं। रीता की आंखों में आक्रोश साफ झलक रहा था। डर का तो नामो निशान नहीं था, जो कि रमन साफ साफ देख सकता था। वो समझ गया था कि ये शादी तोड़ देगी, लेकिन अपने आत्मसम्मान और अपने वसूलों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। और अगर ये शादी टूट गई तो उसके और उसके परिवार की इज्जत समाज में क्या रह जाएगी। इसलिए उसने रीता की कड़वी बातों को ध्यान में ना रखकर बात को संभालते हुए कहा कि रीता प्लीज़ शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला सही नहीं होता। तुम चिंता मत करो, मैं बात करूँगा पापा से, वो मेरी बात ज़रूर मानेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ ये शादी बिना दहेज के ही होगी। रीता उसे हैरानी से देखने लगी, जैसे वह समझने की कोशिश कर रही हो। क्या रमन सच में मान गया है? अब ठीक है ना? जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अभी बहुत देर हो गई है, सब मुझे ढूंढ रहे होंगे। हाँ, अब जाइए। रमन चला जाता है, लेकिन रीता की उलझन अब और बढ़ जाती है। वो समझ जाती है कि उसके पापा ने उसके लिए जीवन साथी चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। रीता अपनी सोच में गुम थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी शादी जिससे होने जा रही है उससे उसकी सोच बिल्कुल भी नहीं मिलती है। उसके पापा ने जब राहुल से रिश्ता तोड़ दिया था, तब से उन्होंने सोच लिया था कि अब वो रीता की शादी किसी सरकारी नौकरी करने वाले लड़के से ही कराएंगे, ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर रहे। रीता के मन में राहुल से दूर होने का गम था और राहुल के सपने तोड़ने का गिल्ट भी। और इसी बीच उसे होश नहीं था कि उसकी शादी जिससे हो रही है उसके बारे में कुछ जान भी सके। उसके पापा ने जो भी निर्णय लिया उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया।
राहुल उसे बहुत पसंद करता था और वो भी उसे। रीता ने जितने सपने राहुल के साथ देखे थे उससे भी ज़्यादा सपने राहुल ने रीता के साथ सोचे थे। तभी रीता के कमरे में चिंकी आई और रीता से बोली, दीदी वरमाला के लिए बोल रहे हैं, आप तैयार हो ना? तभी वह उसके चेहरे की ओर देखती है। दी ठीक हो ना आप? रो रहे हो क्या? हम ठीक है चिंकी, अगर इतना दम घुट रहा है तो क्या अपनी जिद पर अड़ी हैं? आप अभी भी वक्त है, छोड़ दीजिए जिद। चिंकी प्लीज़, तुम एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रही हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। वह दोनों ही बात कर रही थी, तभी गौरी अंदर आई। लोगों को सीख देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात खुद के अमल करने की आए ना तो अच्छों की फट जाती है। गौरी ने अंदर आते हुए कहा। रीता उसे असमंजस सी नज़रों में देखने लगी। मैडम भूल गई, मेरे टाइम पर तूने मुझे कितना ज्ञान दिया था, और वैसे भी तेरे मन से पूछे तो तू ये शादी नहीं करना चाहती। रीता ने कहा। क्या है यार, तुम लोग ने फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया। जिस रास्ते हम चाह कर भी नहीं जा सकते तो बार बार हमें उस रास्ते का पता बताओगी तो उससे क्या होगा? क्यों हमारे जख्मों को कुरेद रही हो? सच हमेशा कड़वा ही होता है रीता, और आज के टाइम पर सबसे बड़ा सच ये है, तेरे दिल में आज भी राहुल है। तुम आज भी उसी से प्यार करती हो। यह सब तुम अच्छे से जानती हो पर मानती नहीं हो। और तुम ये शादी अपने पापा के लिए कर रही हो, और तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी रमन से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम इस शादी से बहुत खुश रहोगी। पर नहीं, तुम खुश नहीं रहोगी, और रमन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। रमन अपनी सफलता के मद में चूर एक घमंडी इंसान है, और तुम इतनी सक्सेसफुल होने के बाद भी डाउन टू अर्थ टाइप की लड़की हो। आई एम श्योर, पर तुम दोनों की कभी नहीं निभेगी। इनफ गौरी, क्या चाहती हो तुम? हम शादी से भाग जाएं और राहुल के पास चले जाएं और छोड़ जाएं हमारी फैमिली को एक जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने के लिए, ताकि उन्हें सब अंगुली से बताएं कि ये वही लोग हैं जिनकी बेटी ने ऐसा काम किया कि ये सिर उठाकर चल भी नहीं सकते। यू नो व्हाट गौरी, हमारी फैमिली में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। दादाजी के पास बहुत पुश्तैनी ज़मीन है। उन्होंने किसी को बुआ या चाची जी को पढ़ने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन पापा ने जैसे तैसे उन्हें समझाकर अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गए और उनकी जॉब लग गई। पर दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं आया उनका जॉब करना, लेकिन पापा ने उनके खिलाफ जाकर अपना काम जारी रखा और इतने बड़े डॉक्टर बन गए। दादाजी ज़्यादा दिन उनसे दूर रह ना सके। समय के साथ साथ थोड़ा बदलाव आया। हमारे घर के लड़के पढ़ने और जॉब करने की इजाज़त थी, पर लड़कियों को बस पढ़ने तक की ही थी। जब हमने वकील बनने का फ़ैसला किया तो सब उस फैसले के खिलाफ थे, पर हमारी जिद के आगे पापा को झुकना पड़ा। हम वकील तो बन गए, लेकिन हमारे पूरे परिवार की सोच हमारे लिए बदल गई। उन लोगों के हिसाब से हम मनमानी करेंगे और कुछ गलत काम भी कर सकते हैं, पर हमने हमेशा उन लोगों को हमारे काम से गर्व महसूस कराया है, और अब सबकी सोच बदलने भी लगी है। ये सब समझती हूँ मैं, लेकिन तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोच सकती हो? गौरी, अगर तुम्हारे हिसाब से हम हमारे बारे में सोचें ना तो हमारी फैमिली जो हमारे बारे में सोचती थी ना, उस सब पर मुहर लग जाएगी, और हमारी बहनों की भी पढ़ाई शायद रोक दी जाए, क्योंकि इन सब का इल्ज़ाम हमारी पढ़ाई पर ही लगेगा। और हम इतने स्वार्थी कभी नहीं हो सकते कि अपने घर वालों की इज्जत और अपनी बहनों का भविष्य दांव पर लगाकर अपनी खुशियाँ मनाएं। उसकी बात सुनकर गौरी भी इमोशनल हो जाती है, और चिंकी की आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं। अरे चिंकी, तुम भी यहीं अटक गई, और गौरी तुम भी। वरमाला किंग के लिए देर हो रही है, जल्दी चलो।
आ रहे हैं अंकल जी, गौरी ने कहा। और तुम दोनों अभी से इमोशनल मत हो, अभी विदाई में समय है। डॉक्टर साहब ऐसा कहकर तेज़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। तीनों ही उनकी बात सुनकर खुद को नॉर्मल करती हैं और वरमाला के लिए चली जाती हैं। एक बड़ा सा हॉल जहाँ की सजावट बहुत शानदार थी और स्टेज को बहुत करीनों से सजाया गया था। सब दुल्हन का इंतज़ार कर रहे थे। तभी सिस्टम में ढोल नगाड़े का सुर गूंजने लगता है और हॉल में रीता अंदर आती है। रमन रीता की ओर देखता है। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। उन दोनों को स्टेज पर छोड़कर सब नीचे आ जाते हैं। दोनों के हाथ में वरमाला होती है। रमन सबकी नज़र बचाकर धीरे से उसे कहता है, मैंने पापा से बात कर ली है, वो मान गए हैं। रीता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और रमन को थैंक्स कहती है। वरमाला और आशीर्वाद समारोह संपन्न होने के बाद सबको फेरों की तैयारी के लिए कहा जाता है। जब रीता वहाँ से जाने लगती है, रमन की नज़र उसकी उंगली पर जाती है। 1 मिनट रीता, तुमने सगाई की अंगूठी गलत उंगली में पहन रखी है। रीता ने कहा, वो हमारी उंगली में स्वेलिंग आ गई है, इसलिए हमने दूसरी उंगली में पहन ली है। पर अभी कोई देखेगा तो क्या कहेगा? आज के दिन तो पहन लो, रमन ने कहा। बट हमें इसमें दर्द हो रहा है और अभी किसी का ध्यान थोड़े न जाएगा। प्लीज़ यार, आज की ही तो बात है, इतने से दर्द से कुछ थोड़ी ना होगा। फेरों का मुहूर्त 1 या 2 घंटे बाद का ही है, इतने से टाइम तक तो पहन ही सकती हो। ठीक है, हम पहन लेंगे। रीता अपने रूम में आ जाती है। इस समय उसके आसपास उसकी कजिन सिस्टर थी, लेकिन उसका ध्यान वहाँ नहीं था। वो फिर अपने यादों में खो जाती है। एक दिन सगाई के बाद राहुल की फैमिली रीता के घर लंच के लिए आई थी। रीता, तुम्हारी उंगली में क्या हुआ? कुछ नहीं राहुल, हम सुबह सब्जी काट रहे थे तो कट गई, तो इसमें से रिंग निकाल दीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं राहुल? आपके घर वाले बाहर बैठे हैं और हम सगाई की अंगूठी निकाल दें? कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या सोचेंगे सब हमारे बारे में? बस इतनी सी बात? मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। राहुल ने उसकी उंगली से रिंग निकालकर उसकी ही पास वाली उंगली में डाल दिया। और ठीक है ना, बट रिंग इसमें नहीं पहनते। तो ये बताइए, सगाई पर इसी उंगली में क्यों रिंग पहनाई जाती है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस उंगली की नसें दिल तक जाती हैं। तो इस उंगली में रिंग इसीलिए पहनाई जाती है क्योंकि इसका कनेक्शन दिल से होता है। तो फिर इस उंगली का कनेक्शन भी उंगली के साथ होता है ना, तो फिर ये दिल से ही कनेक्ट हुआ ना। आपके पास हमेशा ऐसे ही अजीबोगरीब लॉजिक होते हैं। आजकल आँखों से कुछ ज़्यादा ही नोटिस करने लगी हो। चलिए, अब आपको हम अपना पूरा घर दिखा देते हैं, जैसे ही आपकी इच्छा। रीता है कि एकदम से नींद टूटी और उसे सब याद आ गया कि आज उसकी शादी है और वो भी किसी और के साथ। तो उसका दिल तड़प उठा। उसके मन में रह रह कर राहुल का ख्याल आ रहा था। तभी उसका फ़ोन बज उठा। दूसरी बार रिंग होने पर उसने फ़ोन उठा लिया। तुम हमें फ़ोन क्यों कर रही हो गौरी? हम कमरे में हैं, अंदर आ जाओ। अपना मुंह बंद रखो और मेरी बात सुनो। जल्दी अपने रूम से बाहर आओ, कोई सवाल नहीं, जल्दी आ। रीता बिना कुछ कहे बाहर आती है। उसके आते ही गौरी रीता को लेकर एक कोने में खड़ी हो जाती है, जहाँ पर रमन और उसका दोस्त कुछ बातें कर रहे होते हैं। रमन और उसका दोस्त खड़े थे, पर वो वहाँ से रीता और गौरी को नहीं देख पा रहे थे। वैसे तूने बात तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया, पर रीता भाभी को आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। फिर तू क्या करेगा दोस्त? दोस्त ने कहा तो रमन बोला, शादी हो जाने के बाद मुझे कुछ छिपाने की ज़रूरत ही कहाँ है। बस जैसे तैसे ये शादी हो जाए। मुझे पता था रीता को जब दहेज के बारे में पता चलेगा तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। वो इस शादी से पीछे हट सकती थी,
और अगर ऐसा होता है तो क्या इज्जत रह जाती मेरे और मेरे परिवार की। इसलिए मैंने और पापा ने रीता के पापा से इस बारे में बात की। तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने रीता की तरफ से माफ़ी मांगी और जो वो गाड़ी देने के लिए आनाकानी कर रहे थे उसके लिए भी तैयार हैं। बस ये लेन देन का काम रीता के सामने नहीं होगा। दोस्त ने कहा, वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। वहाँ पर तेरी होने वाली पत्नी तुझे हीरो समझ रही है कि तेरी वजह से ये शादी बिना दहेज के हो रही है। पर उन्हें क्या पता तुझे पूरा दहेज मिल रहा है। अरे मैं तो कहता हूँ तुझे तो इससे भी ज़्यादा मिलना चाहिए। सरकारी नौकरी है तेरी, क्या कमी है तुझ में? अरे लोग तो छोटी मोटी नौकरी करते हैं, उन्हें भी इतना देते हैं कि पूछो मत। और तेरी तो फिर भी इतनी बड़ी पोस्ट है। पता नहीं तूने भाभी की इतनी बातें कैसे सुन ली। इतने रिश्ते आए थे तेरे लिए, पता नहीं तूने इन्हीं को क्यों चुना, जबकि वो सब तो तुझे कितना कुछ देने को तैयार थे। इसके बात पर रमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यार तुम जानते हो ना मेरी फैमिली को, ये लोग अपनी जाति बिरादरी में ही शादी करते और बाकी जो भी रिश्ते आ रहे थे तो उन सब की लड़की या तो कम पढ़ी लिखी थी या सुंदर नहीं होती थी और मैं किसी गंवार से शादी नहीं कर सकता हूँ। अभी रीता को देख, वह पढ़ी लिखी, सुंदर, आज के ज़माने की स्मार्ट लड़की है। और वैसे भी इसकी वकालत तो मैं शादी के बाद वैसे भी छुड़वा दूँगा। बस एक बार ये शादी हो जाए। और हाँ, मैंने ये रिश्ता रीता के घर भिजवाया था, एक सोशल इवेंट में देखा था इसे। यह सब सुनते ही रीता के दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया। वो वहाँ से दनदनाते हुए चली गई और वहीं गौरी ने अपना फ़ोन देखा जिसमें उसने वीडियो बनाई थी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। रीता अपने पापा के कमरे में आई। वहाँ पर उसकी माँ, पापा, चाचा और बुआ बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे। रीता बहुत गुस्से में थी। जितना गुस्सा वो रमन पर थी उतना ही गुस्सा उसे अपने माँ पापा पर आ रहा था। गुस्से में वो काँप रही थी। रीता गुस्से से बोली, हम यह सब क्या सुन रहे हैं पापा? उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। उसकी बात सुनकर सब उसके पास आए। रीता, क्या हुआ है बेटा? आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? बोलिए रीता, रिंकी ने उसका चेहरा हाथों में लेते हुए कहा। पर रीता ने उसके हाथ को नीचे कर दिया। ये तो आप हमें बताइए कि हमने क्या बिगाड़ा है आपका? किस बात की सज़ा दे रहे हैं हमें? क्या हम बोझ हो गए हैं आपके लिए, जिसे आप बस जैसे भी हो सके अपने सिर से उतारना चाहते हैं? रीता, क्या बकवास कर रही हैं आप? ये कोई तरीका होता है बात करने का? नहीं पापा जी, आज नहीं। आज हमारा तरीका चाहे जो भी हो, आपको हमारी बात सुननी होगी। तो आपको हमारे सवालों के जवाब देने होंगे। तभी वहाँ चिंकी और गौरी भी आ जाते हैं। रीता को भी कभी किसी ने इतने गुस्से में नहीं देखा था। सबको लगा उसके पापा भी अब बहुत गुस्सा हो जाएंगे, पर वो उसके पास आकर प्यार से बोले, हम जानते हैं आपके सवाल क्या है, पर बेटा हम जो भी कर रहे हैं आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं। रमन बहुत अच्छे हैं, आप उनके साथ बहुत खुश रहेंगी। अच्छे तो राहुल भी थे ना पापा, खुश तो हम उनके साथ भी रहते। तो फिर आपने उनसे हमारा रिश्ता क्यों तोड़ा? उनके साथ हमारा रिश्ता अनमोल था, पर रमन के साथ हमारा रिश्ता आपने खरीदा है और खरीदी हुई चीज़ें अक्सर बिक जाया करती हैं जब उनके भाव खरीदे हुए दाम से ज़्यादा हो। रीता ज़िंदगी किताबी बातों से नहीं कटती है। राहुल के साथ आपका कोई भविष्य नहीं है। भले ही हमें आज कीमत चुकानी पड़े, पर इस बात की खुशी रहेगी कि हमने आपको सुरक्षित भविष्य दिया है। आप हमारे जन्मदाता हैं पापा, भाग्य विधाता नहीं। आप हमारे लिए अमृत लेंगे
पर वह जहर में बदल जाए तो इसमें आपका कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि हमारे भाग्य में जहर है तो हमें वही मिलेगा। आप कितनी भी कोशिश करें पर उसे अमृत नहीं बदल पाएंगे। अगर हमारे नसीब में खुशियाँ हैं तो वो हमें ज़रूर मिलेगी, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर माँ बाप ऐसे खुशियाँ खरीद सकते ना तो दुनिया की कोई भी बेटी दुखी नहीं होती। डॉक्टर साहब के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। तभी उसकी बुआ बोली, अरे बेटा, ऐसे रिश्ते बार बार हाथ नहीं लगते। ये रिश्ता उन्हीं की तरफ से आया था। बुआ, हम नहीं गए उनके यहाँ आगे से। देख रीता, सरकारी नौकरी वाले लड़के ऐसे ही नहीं मिलते और तू तो बड़े नसीब वाली है जिसके लिए आगे से ऐसा रिश्ता आया है। नहीं चाहिए बुआ हमें ऐसा खरीदा हुआ सरकारी दूल्हा, जिसकी कीमत भी उसके घर वाले ने तय कर दी, जो अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोले। हमें अभी से ही अंधेरे में धकेल कर सोच रहे हैं कि आप हमें बहुत अच्छी जगह भेज रहे हैं, पर बिना मांगे दिया जाए वो भेंट होती है, पर मुंह से मांगा जाए तो वो भीख होती है। और आप हमें बताइए कि भीख मांगने वालों को क्या कहा जाता है? भिखारी ही कहा जाता है ना। उसकी बात सुनकर सभी निशब्द हो गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि कोई क्या कहे। तभी उसके चाचा जी ने कहा, हम तुम्हारी बातें को समझते हैं, पर अब घर की से बारात लौटा तो नहीं सकते। इस घर की क्या इज्जत रह जाएगी बेटा, इसलिए हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, यह शादी कर लो बेटा। रीता ने आस भरी नज़र से अपने माँ पापा की ओर देखा, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो उसने अपने चाचा जी के जुड़े हाथों को नीचे किया और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आपकी खुशी के लिए तो मैंने राहुल को छोड़ दिया, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। आपकी खुशियाँ, आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान हमें हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। लेकिन आप हमारी शादी पर जो दहेज भीख दे रहे हैं ना, वह रमन या उसकी फैमिली को नहीं, बल्कि हमें सबके सामने हमारे हाथों में देंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम मंडप में नहीं बैठेंगे। ऐसा कहकर वह तेजी से वहाँ से भाग गई और अपने कमरे में आ गई और अपने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। आज किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। सबको समझ आ गया था कि रमन उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ने इस बात का जिक्र तक नहीं किया, बल्कि उसे ही समझौता करने को कहा। वो इस वक्त राहुल को बहुत मिस कर रही थी। उसे पता नहीं क्या सूझा कि उसने अपने फ़ोन से राहुल को कॉल कर दिया, लेकिन रिंग जा पाती इससे पहले ही उसने फ़ोन कट कर दिया और फिर से सिसकने लगी। उसे उसकी और राहुल की आखिरी मुलाकात याद आने लगी। जब वो एक मंदिर में गई थी तब वो राहुल से मिली थी। रीता जैसे ही भगवान को प्रणाम करके उठने लगती है, तभी उसे राहुल नज़र आता है, तो वो जल्दी से अपना चेहरा दुपट्टे से कवर कर लेती है और जल्दी से बाहर आने लगती है। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राहुल का सामना कर सके, लेकिन जैसे ही वो मंदिर से बाहर आने लगी तभी वो राहुल से टकरा गई। राहुल ने कहा, सॉरी, लेकिन तभी उसे उसकी शक्ल दिखाई देती है। रीता तो उससे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। रीता का गला सूखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और राहुल समझ रहा था कि वो अभी क्या सोच रही होगी। राहुल ने कहा, रीता आप ठीक है ना? रीता ने कहा, जी वो हम ठीक है। रीता को डर लग रहा था कि राहुल उसे कुछ सुना देगा और वो सब कुछ सहन कर सकती थी, पर राहुल की नज़रों में अपने लिए नफ़रत नहीं। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई थी, और जब राहुल का बुरा समय चल रहा था तब उसे उसका साथ छोड़ना पड़ा। राहुल ने कहा, इतना ऑकवर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है रीता, जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूँ आपने बहुत कोशिश की थी,
बट अंकल नहीं माने। मैंने और मम्मा पापा ने भी बहुत ट्राई किया, बट छोड़ो ये सब। और कैसी हैं आप? रीता की आंखों में नमी तैर गई। राहुल, हमें माफ़ कर दीजिए, हम इस रिश्ते को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। और किसने कहा हमारा रिश्ता नहीं बचा? हम सबसे पहले दोस्त थे ना। तो क्या हुआ, अब भी हम दोस्त हैं। आप हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेंगे राहुल। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। मेरी ज़िंदगी में भी आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, कभी भी नहीं। और हाँ, आपकी ज़िंदगी में भी कोई भी मुसीबत हो तो आपका यह बेस्ट फ्रेंड हमेशा आपके साथ है। जब भी कोई ज़रूरत हो तो बस एक बार आवाज़ लगा लेना, मैं आ जाऊँगा। रीता का गला भर आता है, वो कुछ बोल नहीं पाती है और राहुल वहाँ से चला जाता है। वो बस कुछ कदम ही चला होता है कि वापस आया और रीता को अपने गले से लगा लिया और बिना उसकी ओर देखे ही कहा, आपको दुनिया भर की सारी खुशियाँ मिले, गुड बाय रीता। उसके एक आँख से आंसू की बूंदें छलक आई जो रीता ने अपने कंधे पर महसूस की। वो उससे अलग होकर बिना उसकी ओर देखे ही सीधा आगे बढ़ गया और रीता बेबस खड़ी उसे देखे जा रही थी। वो समझ गई थी ये उनकी आखिरी मुलाकात है। रीता ने एकाएक राहुल को कॉल कर दिया। उसने दूसरी बार में फ़ोन उठा लिया। हेलो हेलो कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या कहें, उसे खुद ही नहीं समझ आ रहा था। हेलो हेलो रीता। उसके मुंह से रीता सुनकर ही रीता का रोना फूट पड़ी। उसके रोने की आवाज़ से राहुल परेशान हो गया। रीता, सब ठीक है ना? प्लीज़ रोना बंद कीजिए। लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। उधर से राहुल की आवाज़ आ रही थी, पर उसने कॉल कट कर दिया और वो अपने मुंह को ढक कर रोने लगी। उसके रूम में गौरी और चिंकी आती हैं। गौरी उसे रोते देख अपने गले से लगा लेती है। चुप हो जा रीता, देख नसीब किसी ने भी हमारे फेवर में कुछ नहीं बोला। वो सिसकते हुए बोली, कोई आपके साथ हो या ना हो, मैं हूँ दीदी आपके साथ। यहाँ से चले जाइए, जो भी होगा मैं संभाल लूँगी। चिंकी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम कायर नहीं हैं जो भाग जाएंगे और ना ही स्वार्थी जो अपने परिवार को ऐसे बीच मझधार में छोड़कर जाएंगे। हमारे साथ तो जो हुआ हो सो हुआ, पर तुम्हारे साथ हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। चिंकी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। रीता, संभाल खुद को, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। नहीं गौरी, हम बहुत कमज़ोर हैं। यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, हम उसके खिलाफ़ आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। हमारे साथ गलत हो रहा है पर हम कुछ नहीं कर सके तो हम किसी और के लिए क्या लड़ेंगे? वो रमन क्या हमारी वकालत छुड़वाएगा? हम खुद छोड़ देंगे। कुछ नहीं हो सकता है। हमने राहुल के साथ भी तो गलत ही किया था। हमने। और फिर वह रोने लगती है और अचानक बेहोश हो गई। चिंकी और गौरी ने बहुत मुश्किल से उसे संभाला और बेड पर लिटा दिया। गौरी गुस्से में उठकर डॉक्टर साहब के रूम की ओर चली गई, जहाँ सब बैठे थे। कैसे लोग हैं आप सब? आपकी बेटी इतनी तकलीफ़ में है और सिर्फ आप लोगों की वजह से। बहुत चिढ़ते हैं ना आप लोग राहुल के नाम से, पर आप भूल रहे हैं कि राहुल को रीता के लिए आप लोगों ने ही चुना था। उसका बॉयफ्रेंड नहीं था वो। और जब रीता को उससे अटैचमेंट हो गया तो आप लोग ने ये रिश्ता तोड़ दिया। यार, गलती आप लोगों की थी और आज भी आप ही लोग गलत हैं। वो वीडियो दिखा दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो उन सब पर बरस पड़ी थी। डॉक्टर साहब ने उनके पास आकर प्यार से कहा, चिंकी और गौरी, आपकी दोस्त के साथ कुछ गलत नहीं होगा, जाइए उनके पास। थोड़ी ही देर में उनकी शादी है। गौरी को कुछ समझ नहीं आया, पर वो बिना किसी सवाल के वापस आ गई। रीता को भी होश आ गया था। तभी कोई उन्हें बुलवाने के लिए आया तो उन दोनों ने
उसे वापस ठीक से तैयार किया और भारी मन से उसे नीचे लेकर आ गए और दूल्हे के पास उसे बैठा दिया। दूल्हे का चेहरा सहरे की वजह से ठीक से दिख नहीं रहा था। रीता को तो जैसे कोई होश ही नहीं था। वो तो बस एक कठपुतली की तरह ही जैसे उससे कहा जा रहा था वैसे किए जा रही थी। जैसे ही कन्यादान किया जाता है तो रीता का हाथ दूल्हे के हाथ में दिया जाता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं जो दूल्हे के हाथ पर पड़ते हैं और उसके हाथ की पकड़ रीता के हाथ पर कस जाती है और कुछ देर बाद ही विवाह संपन्न हो जाता है। पंडित जी वर वधू को सबका आशीर्वाद लेने को बोलते हैं, लेकिन तभी रमन के पापा कहते हैं वर वधू को आशीर्वाद बाद में मिलेगा, पर पहले समधी जी आप हमारी भेंट दे दीजिए। जिस पर डॉक्टर साहब मुस्कुराने लगते हैं। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोलते हैं, समधी जी पहले आशीर्वाद तो दे दीजिए। इस बात पर रमन के पापा भड़क उठते हैं और बोलते हैं, देखिए समधी जी बाकी की बातें बाद में, इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है। अरे इतना भी क्या जल्दी है, ये सब बात हम सुबह करते हैं, अभी तो बारात की विदाई का मुहूर्त है। कैसी बातें कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब, जब तक आप पूरे 20 लाख रुपए हमारे हाथ में नहीं रख देते तब तक हम दुल्हन को लेकर नहीं जाएंगे। रीता का खून खौलने लगा। वो जैसे ही कुछ बोलने को हुई तभी दूल्हे ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो चुप हो गई, पर उसे यह स्पर्श कुछ जाना पहचाना लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर आपको गाड़ी भी तो चाहिए ना, इसलिए रीता के चाचा जी ने कहा, हाँ पर पहले 20 लाख आप दे रहे हैं तो ठीक है, वरना हम अपने बेटे को लेकर जा रहे हैं। हाँ अंकल बिल्कुल जाइए, पर अपने बेटे को साथ लेकर। मैं अभी लेकर आता हूँ। राज, रीता का भाई, ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और साथ में रमन को लेकर आता है, जो कि बहुत गुस्से में होता है। उसे देखकर सब भौचक्के रह जाते हैं और रीता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि उसकी शादी किससे हो गई है। वो अपने पास खड़े दूल्हे के चेहरे से सेहरा हटा देती है, जो उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव आ जाते हैं, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं खुद राहुल था। ये सब क्या है और ये लड़का कौन है? और रमन, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? और ये लड़का यहाँ आया कैसे? रमन के पापा उसके पास आकर बोले, मुझे नहीं पता पापा, पता नहीं किसी ने मुझे बेहोश कर दिया। और वो रीता के पास आकर बोला, दिखा ही दी ना अपनी औकात, मुझे पता था तुम इससे ही शादी करना चाहती थी, इसलिए इतने नखरे दिखा रही थी। तुमने जो धोखा दिया है ना, उसके लिए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जैसी निहायती। तभी राहुल बोल पड़ा, रीता के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलना रमन, वरना जिंदगी भर उन शब्दों के लिए तुम्हें अफसोस रहेगा। डॉक्टर साहब ने कहा, आप कह रहे थे ना समधी जी, आप अपने बेटे को लेकर चले जाएंगे, तो अब किस बात का इंतज़ार है, जाइए। और रमन, उसके साथी ने बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की तो राज ने कहा, ओ हेलो, ना हो सके जीजा जी, आपका ये वीडियो देखिए और आपके पूज्य पिताजी ने जो वचन कुछ समय पहले बोले थे ना, उसका वीडियो अगर पुलिस के पास और मीडिया के पास भेज दिया जाए ना, तो बची खुची इज्जत भी चली जाएगी और आपकी सरकारी नौकरी भी। तो अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से निकलो। रमन को उसकी बात सही लगी। थोड़ी ही देर में रमन और बाकी लोग चले जाते हैं। अब तो खुश हो ना बेटा? अब, क्योंकि आपका दूल्हा खरीदा हुआ नहीं है। पर पापा, ये सब कैसे हुआ? और राहुल, आप यहाँ कैसे? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। राहुल ने कहा, ये तो तुम्हें अंकल ही बताएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा, जब रीता तुम रूम में चली गई तब गौरी ने वो वीडियो सबको दिखाया, जिससे हमारा दिमाग ठिकाने आ गया। बात दहेज तक ठीक थी, पर हमने
उनसे पहले ही बात कर ली थी कि रीता की शादी के बाद भी वकालत नहीं छोड़ेगी, लेकिन वो तो अभी भी अपने बात से मुकर गया। हम सोचते थे कि घर वाले की सोच चाहे जैसी भी हो, कम से कम रमन की सोच तो अच्छी होगी, पर हम गलत थे, बहुत गलत थे, चाचा जी ने कहा। और तभी मेरे दिमाग में राहुल का ख्याल आया और मैंने इनके पिताजी से बात की। उन्होंने हमें माफ़ भी कर दिया और शादी के लिए राज़ी भी हो गए, पर उन्होंने ये कहा कि पहले हम राहुल से बात कर लें, क्योंकि राहुल की खुशी में ही उनकी खुशी है। फिर मैंने भाई साहब को समझाया और ये समझ भी गए कि रीता की असली खुशी राहुल के साथ है, रिंकी ने कहा। और फिर मैंने गौरी के पति जी, जो कि राहुल के अच्छे दोस्त हैं, उनसे इसके बारे में पता करने को कहा। और सबसे अच्छी बात यह थी, यहाँ से पास में ही राहुल की बहन का ससुराल है। ये वहीं कुछ काम से आए थे, तब हमने इनके पास जाने का फ़ैसला किया। तेरे पापा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये जाकर इनसे बात करें, इसलिए इन्होंने हमें और तेरे चाचा जी को उनसे बात करने के लिए भेजा, राहुल ने कहा। और जब इन्होंने हमें सारी बात बताई, तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी आपका कॉल आया और आप कुछ बोली भी नहीं, पर मैं आपकी आवाज़ सुनकर समझ गया था कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं, और तब मैंने तुरंत शादी के लिए हाँ कह दी, राज ने कहा। और बाकी दूल्हा बदलने का काम मैंने कर दिया। रीता की आंखें भर आई। आप सभी ने हमारे लिए ये सब किया और हम पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहे थे। तभी डॉक्टर साहब उन दोनों के पास आए और राहुल से कहा, हमें याद है बेटा, जब आपका रिश्ता रीता के साथ हुआ था, तब आपने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन ये भेंट हमने रीता के लिए ही रखी है। कृपा करके आप इसे स्वीकार करें। ये कहते हुए उन्होंने उसके हाथ में 20 लाख का चेक रख दिया। राहुल ने कहा, मुझे तो लगा था कि शायद अब आपको मुझ पर विश्वास होने लगा है, पर मैं गलत था। आपको तब भी मुझ पर विश्वास नहीं था और आज भी नहीं है, इसलिए तो आप मुझे अब 20 लाख दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे नहीं बेटा, ये तो बस उपहार है, आप किसी अन्यथा में ना ले, हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं है। राहुल ने कहा, हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। मेरे पिताजी की संपत्ति गई है, पर पापा पर मेरा हौसला नहीं और मेरी लगन और मेरी मेहनत नहीं। आप चिंता ना करें, यह आपकी बेटी को कभी कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। माँ पापा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। रिंकी ने कहा, आप दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहिए। आप पुरानी बातों को ध्यान में ना रखें, जो भी हुआ उसमें रीता की कोई गलती नहीं थी। उन सब के लिए हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा और हमारी बेटी का ध्यान रखिएगा। राहुल रीता को लेकर दिल्ली जा रहे हैं। राहुल के चाचा ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी, लेकिन उनका दिल्ली वाला घर राहुल के नाम था, इसलिए वो अभी भी उनके पास था और वो सब वहीं रहते थे। गाड़ी में खामोशी पसरी हुई थी। राहुल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं दुनिया का पहला लड़का हूँ जो अपनी शादी के बाद खुद ड्राइव करके अपनी दुल्हन को घर ले जा रहा हूँ। रीता खिड़की की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराई, और शायद ऐसा भी जिसे बस 1 घंटे पहले पता चला कि आज उसकी शादी है, और खुद ही हंसने लगा। रीता के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। आप आज यहाँ क्यों आए थे? क्या काम था? दीदी के यहाँ मेरी कुछ बुक्स रखी हुई थी, उन्हें लेने आया था। गाड़ी में ही है रखी है। अगले हफ्ते मेरा इंटरव्यू है। किस चीज़ का इंटरव्यू? मेरी प्री और मेंस क्लियर हो गया है। राहुल ने रीता की ओर देखते हुए कहा, क्या आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था और पास भी कर लिया?
पर आप तो मना कर रहे थे ना। आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था, पूरा तो करना ही था ना। उसकी बात सुनकर रीता भावुक हो गई। फिर वो अपने घर दिल्ली पहुंच गए। वहाँ राहुल के माँ पापा ने उनका स्वागत किया और अगले दिन अखबार में ये खबर छपा गई कि आईएएस अधिकारी रमन चौहान की शादी दहेज की वजह से टूट गई। एक सप्ताह बाद राहुल का इंटरव्यू हुआ और कुछ दिनों बाद ही उसका रिज़ल्ट आ गया। उसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर ली थी। सब उसके लिए बहुत खुश थे कि वह एक आईएएस ऑफिसर बन गया। एक दिन राहुल रीता से बोला, रीता, आपकी किस्मत में था तो सरकारी दूल्हा, तो देखिए मेरी जॉब लग गई। जी नहीं, हमारी शादी के समय आप सरकारी अधिकारी नहीं थे, आप एक आम आदमी थे। मतलब हम सरकारी पति हैं? जी नहीं, आप बस हमारे प्राइवेट पति हैं। राहुल और रीता दोनों मुस्कुराने लगते हैं। राहुल ने ट्रेनिंग के बाद अपना काम संभाल लिया, तो वहीं रीता अब बहुत बड़ी वकील बन चुकी थी। दोनों अब बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं एक नई और बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक धन्यवाद।